नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी फाइनल ईयर के लिए ही एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी की थी थायराइड ग्लैंड की, लेकिन आज हम बात करेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड की। पैराथायरॉइड ग्लैंड की देखो, बात करते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड की, तो उससे पहले हमें डिटेल स्टडी पढ़नी होती है थायरॉइड ग्लैंड की। थायराइड ग्रंथि की जो स्ट्रक्चर थी वो कुछ इस तरीके की थी, यानी थायरॉइड ग्रंथि की यदि अनुप्रस्थ काट की बात की जाए तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो हमें प्राप्त होती है, जिसके अंदर देखो हमने स्टडी की थी कि यहां पे ये पैराथायराइड ग्रंथि है। ये ग्रंथि जो है ये पैराथायराइड ग्रंथि है और इसी ग्रंथि के मिड पार्ट में कह दो या फिर इसी ग्रंथि के कुछ भाग में यहां पे कुछ विशेष प्रकार की संरचना आपको मिलती है जिसको हम कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड ये है थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड और यदि बात की जाए तो ये ट्रैकिया वाला पार्ट होता है जिसको हम श्वास नली कहते हैं, और ये है कार्टिलेज वाला पार्ट। कार्टिलेज वाला पार्ट तो देखो, थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग में ही कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग में पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। पैराथायरॉइड ग्रंथि पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात कि थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग में जो पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, इनकी संख्या जो होती है वो 4 के लगभग होती है। और यदि हम बात करें कि पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है, पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है इसके डिस्कवर्ड करता की, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो डिस्कवर्ड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड की खोज जो है वो यहां पे सैंडस्टॉर्म के द्वारा की गई। तो पैराथायरॉइड ग्रंथि के खोजकर्ता कौन है? सैंडस्टॉर्म, जिन्होंने इसकी स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। यदि हम बात करें कि पैराथायरॉइड ग्रंथि जो होती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है वो उनकी संख्या जो होती है, पैराथायरॉइड ग्रंथि जो होती है वो हम बात करें नंबर की, तो पैराथायरॉइड ग्रंथि की संख्या जो होती है वो होती है 4 के लगभग। कैसे? देखो, हम इसकी जब स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, स्ट्रक्चर ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड
पैराथायरॉइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ये पैराथायरॉइड ग्रंथि की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको यहां पे कुछ एपिथेलियल सेल्स मिलती हैं और यदि हम बात करें कि पैराथायरॉइड ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्रंथि से अधिक निकटता का संबंध रखती है। मतलब यदि मैं कहूं तो ये जो आपको नोड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं ये पैराथायरॉइड ग्लैंड के हैं। ये जो नोड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं येलो कलर में ये पैराथायरॉइड ग्रंथि के हैं और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये फेरिंजियल वाला पार्ट है या ग्रसनी वाला भाग है। नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये है ट्रेकिया वाला पार्ट या श्वास नली वाला भाग और ये जो है ये है ओइसोफेगस वाला भाग। अब इसकी हम डिटेल स्टडी जब पढ़ते हैं तो हमने थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर की बात की। सबसे पहला कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कौन से रीजन में पाई जाती है? नेक रीजन में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो हमारे नेक रीजन में पाई जाती है। ट्रैकिया के ऊपर व ट्रैकिया के ऊपर व ग्रसनी से थोड़ा नीचे की तरफ, ग्रसनी से ठीक नीचे। यदि हम बात करें पैराथायरॉइड ग्लैंड की तो सबसे पहली बात कि जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है ये इसके पृष्ठ भाग में धसी रहती है। पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग में धसी रहती है और हम जानते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड जो होती है थायराइड ग्लैंड जो होती है थायराइड ग्लैंड जो होती है वो बाइलोब्ड होती है। अर्थात थायराइड ग्रंथि का निर्माण दो पालियों से मिलकर होता है। दो पालियों से मिलकर थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है और इसकी प्रत्येक पाली में थायराइड ग्रंथि की जो प्रत्येक पाली है या प्रत्येक जो लोब है प्रत्येक पाली में दो पैराथायराइड ग्रंथियां मिलती हैं। दो पैराथायराइड ग्रंथियां मिलती हैं। यदि हम बात करें कि जो थायराइड ग्लैंड जो है वो बाइलोब्ड है उसकी प्रत्येक पाली के अंदर जो पैराथायराइड ग्लैंड की संख्या जो है वो 4 के मतलब 2 होती है। तो टोटल नंबर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड टोटल नंबर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड is 4।
यानी कि जो टोटल नंबर है पैराथायरॉइड ग्लैंड की वो कितनी होती है, 4 के लगभग होती है। यदि हम इसके मॉर्फोलॉजी की बात करें, यदि थायराइड ग्रंथि की मॉर्फोलॉजी की बात की जाए, मॉर्फोलॉजी ऑफ morphology of parathyroid gland, morphology of parathyroid gland, पैराथायरॉइड ग्लैंड की मॉर्फोलॉजी की यदि बात की जाती है तो देखो जो पैराथायरॉइड ग्रंथि जो होती है, यदि मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो देखो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कलर की बात की जाए तो रेड कलर की होती है। ये मैं बता चुका हूं, नेक रीजन में पाई जाती है। और यदि हम बात करें इसके वेट की तो पैराथायरॉइड ग्रंथि का जो वेट होता है वो 0.01 ग्राम से लेकर 0.03 ग्राम तक होता है, या 0.05 ग्राम तक इसका वेट होता है। यदि इसकी लेंथ या लंबाई की बात की जाए तो लेंथ जो होती है वो इसकी होती है 6 से 7 मिलीमीटर के लगभग, जबकि इसकी जो विड्थ या चौड़ाई जो होती है वो होती है 3 से 4 मिलीमीटर के लगभग। अर्थात जो थायराइड ग्रंथि है वो रेड कलर की होती है। और यदि हम बात करें इसकी शेप की तो देखो पैराथायरॉइड ग्रंथि जो होती है वो ओवम शेप्ड होती है। कैसी होती है? ओवम शेप्ड। मेरे कहने का मतलब है पैराथायरॉइड ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग में धसी रहती है। और यदि इसकी मॉर्फोलॉजी को देखा जाए तो एक नोड्यूल्स के रूप में ये पाई जाती है, जिसका कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है, यानी इसका कलर जो है वो रेड होता है। और यदि पूछा जाए कि कहां पाई जाती है तो हमारे नेक रीजन में पाई जाती है। वेट 0.01 ग्राम से 0.03 ग्राम तक हो सकता है। लेंथ 6 से 7 मिलीमीटर के लगभग, यानी लंबाई जो है 6 से 7 मिलीमीटर के लगभग होती है, चौड़ाई जो है 3 से 4 मिलीमीटर के लगभग होती है। शेप जो होती है वो किस प्रकार की होती है? ओवम शेप्ड होती है। यदि हम बात करें कि बर्ड्स की, तो बर्ड्स में इनकी संख्या 1 पेयर, एक जोड़ी, और 2 पेयर। बर्ड्स में इनकी संख्या एक जोड़ी या 2 जोड़ी होती है। जबकि यदि बात की जाए फिशेस की तो फिशेस के अंदर जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती हैं वो एब्सेंट होती है। और यदि हम बात करें रेप्टाइल्स की तो रेप्टाइल्स में ये 2 जोड़ी पाई जाती है। और मनुष्य के अंदर भी इनकी टोटल संख्या जो है वो कितनी होती है? 2 जोड़ी के लगभग होती है। मनुष्य में भी इनकी संख्या 2 जोड़ी के लगभग होती है। यदि देखो अगर हम थायराइड ग्रंथि की ही बात करते हैं, सॉरी पैराथायराइड ग्रंथि की ही बात करते हैं, तो पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है उसकी जब बात की जाती है तो स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात करते हैं इसके हिस्टोलॉजी वाले पार्ट की। हिस्टोलॉजी ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, हिस्टोलॉजी ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। यदि पैराथायरॉइड ग्रंथि की हिस्टोलॉजी की बात की जाती है तो पैराथायरॉइड ग्रंथि की हिस्टोलॉजी के अंदर कुछ इस तरह का डायग्राम हमें प्राप्त होता है, जिसके अंदर ये जो बाहर की तरफ सेल्स बनाए
बनाई जा रही हैं ये है एपिथेलियल सेल्स। ये है सारी की सारी एपिथेलियल सेल्स। और यदि मैं बात करूं कि पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है उसके चारों ओर संयोजी ऊतक का एक आवरण पाया जाता है जिसे हम कैप्सूल भी कह सकते हैं। यहां पे इस तरह की कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं और ये जो है ये है ब्लड वेसल्स। ये जो है ब्लड वेसल्स और ये जो है ये पैराथायराइड का फॉलिकल्स है। पैराथायराइड के फॉलिकल्स हैं, अर्थात थायराइड ग्रंथि के अंदर जिस प्रकार कोलाइडी द्रव्य भरा रहता है उसी प्रकार पैराथायराइड ग्रंथि के अंदर भी फॉलिकल्स, पैराथायराइड के फॉलिकल्स पाए जाते हैं जिनमें लिक्विड के समान कोलाइडल लिक्विड भरा रहता है। और यहां पे यदि हम बात करें तो सभी कुछ इस तरीके की सेल्स प्रतीत होती है। इन सेल्स को बोला जाता है चीफ सेल्स। पैराथायराइड ग्रंथि के अंदर जब उसके अनुपस्थ काट का अध्ययन किया जाता है तो उसके अंदर हमें कुछ दो प्रकार की सेल्स मिलती है जिनमें सबसे पहली जो होती है, जिनके अंदर जो पहली सेल्स होती है, देखो यदि पैराथायराइड ग्रंथि की हिस्टोलॉजी की बात की जाए तो पैराथायराइड ग्रंथि के अंदर पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है, पैराथायराइड ग्रंथि के अंदर विभिन्न प्रकार के फॉलिकल्स मिलते हैं और इन फॉलिकल्स के अंदर लिक्विड के समान कोलाइडल फ्लूइड पाया जाता है, कोलाइडल फ्लूइड पाया जाता है। और इन्हीं संरचनाओं के बीच में यदि हम बात करें तो कुछ टू टाइप्स की सेल्स हमें दिखाई देती है। दो प्रकार की जो सेल्स दिखाई देती हैं उन्हें हम कहते हैं, सबसे पहली सेल्स जो है वो है चीफ सेल्स और दूसरी जो है वो है ऑक्सीफिल सेल्स। यदि बात की जाए चीफ सेल्स की तो चीफ सेल्स देखो दो प्रकार की होती हैं। इसके अंदर एक होती है लाइट चीफ सेल्स और जो दूसरी होती है वो होती है डार्क चीफ सेल्स। एक है लाइट चीफ सेल्स और दूसरी जो है वो है यहां पे डार्क चीफ सेल्स। देखो चीफ सेल्स की स्टडी करने से पहले हमने थोड़ी सी थायराइड ग्लैंड के बारे में स्टडी करनी होगी। देखो कैसे, यदि बात की जाए थायराइड ग्लैंड की, यदि हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की तो देखो थायराइड ग्लैंड की जो स्ट्रक्चर थी उसके अंदर हमने देखा था कि थायराइड ग्रंथि की संरचना के अंदर विभिन्न प्रकार के फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती हैं। जो ये फॉलिकुलर सेल्स होती हैं इनके मिड पार्ट में एक पदार्थ भरा रहता है जिसे हमने नाम दिया था आयोडोथायरोग्लोबुलिन। ये आयोडोथायरोग्लोबुलिन का जो निर्माण है वो आयोडीन के कारण होता है, लेकिन मिड पार्ट में अगर वैसे बात की जाए तो इसके अंदर जो मिड पार्ट के अंदर पदार्थ भरा रहता था वो था थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन के अंदर या ब्लड वेसल्स में जब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की तो ब्लड वेसल्स में जो आयोडीन होता है वो जब फॉलिकुलर सेल्स उन्हें ग्रहण करती हैं तो फॉलिकुलर सेल्स के अंदर थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन आपस में मिलकर बनाते हैं आयोडोथायरोग्लोबुलिन। इसी प्रकार क्या होता है, इसी प्रकार यदि हम बात करें कि जो थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि के अंदर नाम थोड़े सेम से हैं इसलिए कई बार पैराथायराइड ग्रंथि नाम निकल जाता है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं जो पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है,
पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा एक हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन। यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है? पैराथॉर्मोन का। और पैराथॉर्मोन का सिक्रेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है चीफ सेल्स। चीफ सेल्स को हम कहते हैं मुख्य कोशिकाएं। ये जो चीफ सेल्स हैं यही पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और यदि हम बात करें देखो कि चीफ सेल्स जो होती हैं, चीफ सेल्स जो होती हैं ये 4.8 माइक्रोन व्यास की होती है। चीफ सेल्स जो होती हैं 4.8 माइक्रोन व्यास की होती है। अर्थात चीफ सेल्स ही वे सेल्स हैं जिनके द्वारा पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है। लेकिन यदि बात की जाए इनके व्यास की तो चीफ सेल्स जो होती हैं वो 4.8 माइक्रोन व्यास की होती है, जिनके मिड पार्ट में एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। अर्थात देखो चीफ सेल्स, हमने जो हिस्टोलॉजी की बात की, पैराथायराइड ग्रंथि के हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो हमने उसके अंदर जो चीफ सेल्स दिखाई हैं ये जो चीफ सेल्स हैं इनके मिड पार्ट में क्या पाया जा रहा है? इनके मिड पार्ट में पाया जाता है न्यूक्लियस। और इनका जो व्यास होता है वो कितना है? 4.8 माइक्रोन। और इनके मिड पार्ट में जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है वो किस प्रकार का होता है? लार्ज प्रकार का होता है। तो चीफ सेल्स यहां पे कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। अगर यदि बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि चीफ सेल्स ही किसका स्त्रवण करता है? चीफ सेल्स ही पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन का स्त्रवण करता है। यदि हम बात करें चीफ सेल्स जो होती है वो कितने प्रकार की मैंने आपको बताई। चीफ सेल्स जो होती हैं वो मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, जिसमें सबसे पहली जो है वो है लाइट चीफ सेल्स। देखो लाइट चीफ सेल्स क्या होती हैं? ये संख्या में ज्यादा होती है। अर्थात पैराथायराइड ग्रंथि की जो अनुप्रस्थ काट का अध्ययन किया जाता है उनमें इनकी संख्या जो होती है वो बहुत अधिक होती है। ये संख्या में अधिक होती है एवं आकार में छोटी होती है। आकार में छोटी होती है। जो चीफ सेल्स होती हैं वो संख्या में अधिक होती है लेकिन आकार में कैसी हैं? छोटी होती हैं। इन कोशिकाओं में सिक्रेटरी जो ग्रेन्यूल्स हैं वो ये कम पाई जाती है। अर्थात इन कोशिकाओं में जो लाइट चीफ सेल्स होती हैं इन कोशिकाओं में स्रावी कणिकाएं जो होती हैं बहुत कम पाई जाती है। इन कोशिकाओं में स्रावी कणिकाएं बहुत कम पाई जाती हैं। और यदि हम बात करें चीफ सेल्स की तो इनके अंदर पाया जाने वाला जो गोल्जी काय जो होता है, इनमें गोल्जी काय भी आकार में कैसा होता है? छोटा होता है। गोल्जी काय भी आकार में कैसा होता है? छोटा होता है। और यदि हम बात करें इनके कोशिका द्रव्य की तो इनके साइटोप्लाज्म में यानी इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोजन की जो मात्रा है अधिक होती है। इनके यानी लाइट चीफ सेल्स जो होती हैं उनकी कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। लेकिन
ग्लाइकोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन ये कोशिकाएं इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं, यानी इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाता है लाइट चीफ सेल्स क्या है, तो लाइट चीफ सेल्स का ही रूप है जो आकार, जिनकी संख्या जो होती है पैराथायराइड ग्रंथि के अंदर अधिक होती है और आकार में कैसी होती है, छोटी होती है। इनके अंदर पाया जाने वाला जो गोल्जिकाएं होता है वो आकार में कैसा होता है, छोटा होता है। और यदि हम बात करें इनकी कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोजन की जो मात्रा है वो कैसी होती है, अधिक होती है। अब हम बात करते हैं डार्क चीफ सेल्स की। डार्क चीफ सेल्स, देखो यदि डार्क चीफ सेल्स की बात की जाए तो डार्क चीफ सेल्स जो होती हैं वो इनकी संख्या जो होती है कम होती है, लेकिन ये सिक्रेशन की दृष्टि से सक्रिय होती है, क्योंकि इनके अंदर देखो ये सेल्स संख्या में कम होती हैं। ये सेल्स जो होती हैं पैराथायरॉइड ग्रंथि के अंदर संख्या में कम होती हैं और इनके कोशिका द्रव्य में, अर्थात इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोजन की मात्रा भी कम होती है। ग्लाइकोजन की मात्रा भी कम होती है। और स्त्राव की दृष्टि से, सिक्रेशन या स्त्रावण की दृष्टि से ये कोशिकाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सिक्रेशन की दृष्टि से ये कोशिकाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और ये जो सेल्स होती हैं ये सक्रिय रूप में या एक्टिव फॉर्म में पाई जाती है, सक्रिय फॉर्म में पाई जाती है। तो ये तो हमने बात की डार्क और चीफ सेल्स की। अब बात करते हैं ऑक्सीफिल सेल्स की। ऑक्सीफिल सेल्स, ऑक्सीफिल सेल्स क्या होती हैं? चीफ सेल्स जो होती हैं, चीफ सेल्स ही रूपांतरित होकर, चीफ सेल्स ही रूपांतरित होकर ऑक्सीफिल सेल्स का निर्माण करती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पैराथार्मोन के निर्माण में भी इनकी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि हम बात करें कि पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा जो पैराथायराइड ग्रंथि के अल्प सिक्रेशन से और अति स्त्रवण से होने वाले रोगों की, तो देखो पैराथायराइड ग्रंथि के अल्प स्त्रवण से, यानी कि पैराथायरॉइड ग्रंथि के अल्प स्त्रावण से, पैराथायराइड ग्रंथि के अल्प स्त्रावण से जो रोग होता है, या हम बात करें जो पैराथायराइड ग्रंथि के अल्प स्त्रावण से होने वाला जो रोग है उसे हम कहते हैं टिटेनी रोग। पैराथायराइड ग्रंथि के अल्प स्त्रावण से टिटेनी नामक रोग उत्पन्न होता है। और पैराथायरॉइड ग्रंथि के अतिस्त्रवण से, पैराथायरॉइड ग्रंथि के अतिस्त्रवण से ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। अब
ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और टिटेनी रोग क्या है। देखो ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो हम बात करें ऑस्टियोपोरोसिस की, जब पैराथायराइड ग्रंथि का ज्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर सीक्रेशन होता है तो हड्डियों में, हम जानते हैं कि हड्डियों से जो है, हड्डियों के अंदर से जो कैल्शियम है वो विघटित होने लगता है और हमारे ब्लड प्लाज्मा में आ जाता है। यानी ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम का आना, ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम का आना ही ऑस्टियोपोरोसिस रोग का कारण है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जब हमारी बोन्स से कैल्शियम विघटित होगा तो हमारे बोन्स जो हैं वो कोमल व भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं, अर्थात खोखली हो जाती है, अर्थात खोखली हो जाती है, जिससे होने वाला जो रोग है उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। और पैराथायराइड ग्रंथि के जो अल्प स्त्रवण से होने वाला रोग है, इसमें क्या होता है कि पैराथायराइड ग्रंथि का जब कम मात्रा में सीक्रेशन होता है तो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, अर्थात जो हमारी बोन्स है उनमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जिससे होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, टिटेनी रोग। इसके अंदर हाथ पैरों के की जो पैरों की जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर विशेष प्रकार का दर्द होने लगता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था पैराथायराइड ग्लैंड, जिसके बारे में आपने कंप्लीट डिटेल स्टडी की। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोई अन्य ग्लैंड्स के, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड के अच्छे से स्टडी करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।